सबसे पहले शहजाद पूनावाला मैं आपके पास आता हूं, क्या से क्या हो गया? मैं तो कहूंगा मामला बहुत पीछे रह गया। आज कम से कम ये सुनना बंद हो जाएगा कि लोकतंत्र मृतक है और ईवीएम जो है वो बिगड़ चुका है। तो कम से कम ईवीएम के लिए तालियां बजाएं। अच्छा एक बात बताइए, अब बजरंगबली पर आ जाते हैं। उसमें भी कांग्रेस ने एक ट्वीट करा है कि बजरंगबली की पूंछ में आग लगी है और लंका कहीं और जल गई है, यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार धुआं हो गई है। अब जवाब दे दीजिए इस बात का भी 20 सेकंड के अंदर। देखिए ऐसा है, उनको शायद ज्ञान नहीं है कि जो उत्तर प्रदेश में हमारी भारी मात्रा में जीत हुई है उसमें अयोध्या जी, वाराणसी में मतलब काशी जी और प्रयागराज मतलब महाकुंभ का जो गढ़ है वहां पर तीनों जगह भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। अर्थात जो राम में विश्वास रखने वाले हैं लोग, उनको आज राम जन्मभूमि में जीत हुई है। और जिन्होंने राम जी के अस्तित्व पर सवाल उठाया आज वो भी बजरंग बली के लिए खड़े हो चुके हैं। ये हमारी वैचारिक जीत है। तो क्या आपको लगता है ये जीत, बीजेपी कह रही है हमारी वैचारिक जीत है, जैसे कांग्रेस गुजरात में अपनी वैचारिक जीत मान रही थी, बीजेपी कर्नाटक में अपनी वैचारिक जीत मान रही है? भगवान करे इनकी ऐसे ही वैचारिक जीत होती रहे, हमारी जमीन पे जीत होती रहे। अच्छी बात है। तो रोम से राम पे आए, इससे बड़ी जीत क्या हो सकती है? भगवान रोम से राम पे आ गए भाई। आचार्य जी। दूसरी बात यह है, शहजाद पूनावाला बड़े चतुर प्रवक्ता हैं, लेकिन अभी वो ये मान के भाषण दे रहे थे जैसे अभी चुनाव चल रहा है, एग्जिट पोल पे बोल रहे हैं भैया रिजल्ट आ चुका, ये सब रिजल्ट आ चुका। अब अमीश देवगन जी, आपसे बड़ी विनम्रता के साथ आपने मुझसे सवाल किया, मेरा जवाब सुनिए। बीजेपी के प्रवक्ता, बीजेपी पार्टी पहले तो ये बताए कि ये बजरंगबली की जीत है या बजरंगबली का नाम लेकर के जो बजरंग दल को आपने आगे किया उसकी जीत है। मुझे लगता है कि बिना बजरंगबली के कोई जीत संभव नहीं है और आज की जीत बजरंग दल की हार है और बजरंगबली की जीत है। इसलिए मैं सबसे कहूंगा कि बोलो बजरंगबली की। रहमान खान से बुलवा देते, उन्होंने बोला डर का नारा है। ठीक है, अब आचार्य जी अपनी बात को पूरा कर ले। आचार्य जी अपनी बात। Okay, let's be smart today. BJP has to learn this now. कि थोड़ा सपोर्टिंगली देखे। चुनाव में हार जीत होती है शहजाद, ये बड़ी जीत है कांग्रेस पार्टी की, अरसे बाद कांग्रेस को इतनी बड़ी जीत मिली। अमीश, दूसरी बात ये है कि मुझे लगता है संजीवनी है ये कांग्रेस के लिए। नहीं, संजीवनी है या ये भाई संजीवनी नहीं, ये संजीवनी नहीं है, ये बात, ये विषय नहीं है। विषय ये है कि ये बीजेपी की इतनी बड़ी हार क्यों हुई। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता थे, जो इनके प्रवक्ता थे, उनका ना एरोगेंस का जो लेवल था वो बहुत बढ़ गया था, बहुत ज़्यादा हो गया था। ये जीत और वहाँ इनकी हार, हमारी जीत होना ज़रूरी था, क्योंकि जब कभी एक आदमी का अहंकार बढ़ता है और वो दूसरे विपक्ष को एकदम ऐसे सोचता है कि बोलने नहीं देता, तो वो उसको झटका परमात्मा देता है, प्रकृति देती है और जनता देती है। एक्सपर्ट साहब से कुछ सवाल पूछा जा रहा है, आपका क्या सवाल है? अरे मेरी बात तो पूरा। अमीश देवगन, आपको इतनी जल्दी क्या है? ना अभी लगातार भाजपा पे जो प्रश्न उठा रहे हैं, आपने भी उठाया, तो मैं एक लाइन बोलना चाहता हूं। चर्चे आम हो तो किससे भी जरूर होते हैं, उंगलियां उन्हीं पे उठती हैं जो मशहूर होते हैं। अरे कांग्रेस तो लगातार हारती रही। राहुल गांधी जी 40 बार चुनाव हारे थे, तब मुझे बता दीजिए बजरंगबली किसके साथ थे? आप मुझे इसका उत्तर दे दीजिए। इस चुनाव में बजरंगबली आया, इसलिए मुद्दा उठाया गया। ठीक, जी। और कर्नाटक का तो ये ट्रेंड रहा है, एक सरकार रिपीट नहीं होती है, वही अदला बदली होती है। वो कहते हैं ट्रेंड था, इसके अंदर बजरंगबली के होने ना होने का कोई नुकसान या फायदा नहीं। अमीश देवगन, 60 साल से ज्यादा कांग्रेस ने इस देश पे राज किया, इस देश पे हुकूमत की है, इस देश ने की जनता के आशीर्वाद से देश को चलाया है। लेकिन कभी हाँ, बात ठीक कह रहे हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट, बिल्कुल। इससे पहले परिवार को देश मानते थे ये लोग। 2014 से पहले परिवार के अलावा देश था इनका कोई। इनका माँ बाप, माई बाप सब परिवार ही था, तो देश का मानते थे। अच्छा, अब मानने लगे। अमीश देवगन, अब आचार्य जी से कई सारे सवाल है, संजय कुमार से 1-2 सवाल है। सवाल हमने तो 8 साल से सवाल हमसे ही किए, आपने इनसे तो किए नहीं। हमने सबसे करे सर। और ईवीएम छूट गई, अमीश पकड़ा गया। एक ईवीएम बच गई, अमीश पकड़ा गया। अच्छा आचार्य जी, अच्छा सुनिए, आपके साथ ये इतने परेशान क्यों हैं? मैं आप बताइए, आप आज भी नहीं समझ रहे परेशान क्यों है? मैं बताऊं, मैं आप नहीं समझ रहे परेशान क्यों है? आपने इनकी एक सरकार छीन ली है और हार भी ऐसी वैसी नहीं हुई भाई, हार भी ऐसी वैसी नहीं हुई।
पानी पिला के हराया आपने अमीश जी, इनको। अमीश पानी जी। पिला के हराया है अमीश जी ऐसा है, अमीश जी मैं इससे परेशान हूँ क्योंकि सिद्धरमैया का घोषित बयान है कि काउ स्लॉटर लॉ को हटा देंगे। अब मुझे अरे बड़ी चिंता सारे हो लॉ रही है। अपने देखिए आचार्य जी के लिए चिंता हो रही है। सिद्धार्थ आचार्य जी के लिए चिंता मुझे हो रही है। बोलने वो दो भाई। कहते हैं कि हाँ। अच्छा, देखिए, अगर नहीं चुनाव चाहते में तो जो मैं जीत चुप रहता जाता है वो जीत जाता है, उसमें साम दाम दंड भेद सब चीजें आती हैं। अच्छा, अमीश। इलेक्शन जीती है कांग्रेस पार्टी अमीश। और छोटा मोटा इलेक्शन कांग्रेस नहीं जीती है। भारतीय जनता पार्टी का हम कह सकते हैं कि आप प्रत्याशित हार हुई है। अच्छा, अमीश। 65 सीटें बीजेपी को और कांग्रेस की 135 के आसपास। अमीश। क्या आपको लगता नहीं, है मुझे आपने 1 मिनट भी नहीं बोलने दिया। मैंने आपको बोलने दिया, आपने 3 हाँ, मिनट बोलने बोला, दिया। आपको समझ दिया। बीच में आप बोले। अच्छा, आप 30 सेकंड अपनी बात को हाँ रख ठीक लीजिए। है। जी, अब मैं 30 कहना चाहता हूं, लास्ट 30 सेकंड। सुनिए, पहली बात, कर्नाटक की जनता ने यह सिद्ध कर दिया है कि इनके साथ बजरंग दल है, हमारे साथ बजरंग बली है, ये सिद्ध कर दिया। दूसरी बात जी। सुनिए, कोई तारीफ हमारे साथ बजरंग बली भी हैं और हमारे साथ मौला अली भी हैं। अली भी हमारे साथ, बली भी हमारे साथ। और सुनिए महाराज, सुनो अमीश देवगन, अब तक मैं जरा थोड़ा सा बैकफुट पे खेल रहा था, अब जरा मैं बल्ला घुमाऊंगा। मैं आज आपके तो चैनल रॉबर्ट से भी है भाई, सुनिए, बली आपके और अली चैनल नहीं, से- रॉबर्ट भी है। एक सेकंड, एक आपके सेकंड। साथ रॉबर्ट, एक सेकंड। बली अली और सबके वली, आपके वली रॉबर्ट भी है। बताओ। हमें खुशी है। सुनिए, चर्चा को हम आगे बढ़ा रहे हैं, चर्चा को हम आगे बढ़ा रहे हैं। आचार्य जी, आप कह रहे हैं बली, बजरंग बली भी आपके साथ है और आपने फिर अभी कुछ देर पहले अली का भी नाम लिया। क्या आपको लगता है बीजेपी आपको एक प्लान में फंसा रही थी लेकिन कांग्रेस फंस नहीं पाई? देखिए, एक बात बताऊं आपको, अगर बजरंग दल वाला इशू नहीं होता तो और ज्यादा इनकी बुरी हार होती, और ज्यादा, इससे भी बुरी आप कह रहे हैं? इससे भी बुरी हार होती। अगर वहां नरेंद्र मोदी जी इतना शिद्दत से, इतनी ताकत से अपनी प्रतिष्ठा ये का तो अच्छाई है, दांव पे मोदी ना लगाते। अगर सुनो मेहनत सुनो कर रहे हैं, सुनो अच्छाई सुनो है। सुनो जी। अगर मोदी जी और गृह मंत्री जी गली गली, डगर डगर, नगर नगर, शहर शहर नहीं घूमते तो इनका सुपड़ा बिल्कुल साफ हो गया होता। क्यों? क्योंकि इनके नेताओं में जो अहंकार आ गया था उसका पतन होना सुनिश्चित था। और यूपी में वो अहंकार नहीं था। सुनिश्चित था। और सुनिए, हिमाचल यूपी में वो अहंकार नहीं था। अरे बता रहा हूं ना, मैं आऊंगा, आई एम कमिंग ऑन दैट पॉइंट। मैं कह रहा हूं कि हिमाचल में, उत्तर भारत के शीर्ष शिखर पर हमने इनसे सत्ता छीनी हिमाचल में, और दक्षिण में द्वार खुला है सत्ता का। अब देखना ही 2024 तक दिल्ली के दरवाजे पे हम दस्तक देंगे और हम इनका दरवाजा तोड़ करके अंदर घुसेंगे। दरवाजा तोड़ के अंदर घुसेंगे। मैं संजय कुमार का रुख करता हूं। संजय कुमार, देखिए बड़ा सारा विश्लेषण है और आने वाले कुछ महीनों में, कुछ दिनों में और विश्लेषण होगा, लेकिन अगर आप 4 बड़े पॉइंट उठाते हैं, बीजेपी क्यों हारी और कांग्रेस क्यों जीती, 2 बीजेपी क्यों हारी और 2 कांग्रेस क्यों जीती? देखिए, ये निश्चित है, रिजल्ट हमारे सामने है, हम सबको पता है कांग्रेस जीती है, बीजेपी हार गई है। लेकिन अमूमन ये देखा जाता है जब कोई एक पार्टी हार जाती है, जीत जाती है, तो सारी अच्छी चीजें एक पार्टी में नजर आती हैं, जीती हुई पार्टी में, और ऐसा लगता है कि सारी की सारी कमियां हारी हुई पार्टी में हुई। बीजेपी हारी है चुनाव, लेकिन इस बात का ध्यान रखिए, वोट प्रतिशत गिरा नहीं है। इस बात को ध्यान रखना चाहिए। इसका मतलब यह है, एक संकेत है। और जैसे कि अगर कामकाज की बात करें, जो अमूमन जो रोजमर्रा की कामकाज होता है, बिजली, सड़क, पानी, इन सब चीजों पे सरकार की जो छवि है वो बहुत खराब नहीं थी। लेकिन बड़ा कारण जो है सरकार के हारने का है, वो जो एक परसेप्शन बना, जिसमें काफी कुछ फैक्ट भी है कि भाई इस सरकार में भ्रष्टाचार बहुत है, जिसका बहुत प्रचार किया कांग्रेस ने। 40% की सरकार, भ्रष्टाचार, उससे ये पे सीएम। हाँ, तो इससे ये हुआ कि जो कुछ सरकार ने अच्छे काम भी किए थे, जिस पर लोगों को बहुत एतराज नहीं था, जिन बातों का मैंने जिक्र किया, स्कूल, बिजली, सड़क, पानी, वो सब धुल गए, क्योंकि एक परसेप्शन बन गया, भाई ये सरकार में काम हुए होंगे लेकिन सरकार बहुत भ्रष्ट है। वीक सीएम, तो 2 चीजें ये जो है बीजेपी के बहुत खिलाफ गई। वीक सीएम, ऐसा कहते हैं कि इतना कमजोर मुख्यमंत्री तो कभी कर्नाटक में हुआ नहीं, और ये जो परसेप्शन बना कि भाई सरकार बहुत भ्रष्ट है, ये 2 चीजें मुझे लगता है बीजेपी को बहुत नुकसान की। बीजेपी कांग्रेस के जीत का कारण, एक तो उन्होंने कैंपेन को बिल्कुल लोकल इश्यूज पे बरकरार रखा और लोकल लीडरशिप ने कमान संभाली। मैं नहीं मानता कि कांग्रेस का जो सेंट्रल लीडरशिप है, चाहे उसमें राहुल गांधी और जो तमाम लीडर हैं, वो शायद कांग्रेस के जो वोट, अपना वोट है किसी भी स्टेट में, 1% का भी इजाफा नहीं करते हैं। क्योंकि कांग्रेस अब 2024 की बात कर रही है। डोंट यू थिंक कांग्रेस इज जंपिंग द गन? ये चुनाव की जीत तो बहुत ही हमारे लिए अहम जीत है, क्योंकि इस तरह से दक्षिण का दरवाजा भाजपा के लिए बंद हो गया है।
रब ने भी खूब जोड़ी बनाई है जनाब, मोदी भी लाजवाब है, योगी भी लाजवाब, मोदी भी लाजवाब है, योगी भी लाजवाब। भ्रष्टों के हाल होंगे फिर ज्यादा और खराब, मोदी भी लाजवाब है, योगी भी लाजवाब, मोदी भी लाजवाब। कि कांग्रेस गठबंधन का गोला देकर सबको भरमा रही है, पीएम तो बनाएगी अपना और मेहनत नीतीश कुमार से करवा रही है। कर दी और फिर उसे आग के हवाले कर दिया। और जिसकी सूचना मिलते ही पुलिस फौरन घटनास्थल पर पहुंच गई और मामले की गंभीरता को समझते हुए उन्होंने वहां पर धारा 144 लागू कर दी और हिंसा वाले इलाके में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई ताकि वहां दोबारा हिंसा न शुरू हो जाए। और यही वजह है कि हिंसा वाले इलाके में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई। रात भर पूरे इलाके में पुलिस पेट्रोलिंग करती रही। उन्होंने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और शांति बनाए रखने की अपील की। किसी भी अफवाह या रूमर के ऊपर आप विश्वास न कीजिए। महाराष्ट्र के अकोला से हिंसा और आगजनी का जो वीडियो सामने आया उसमें पत्थरबाजी करने वालों के चेहरों पर जरा सी भी घबराहट और शिकन तक नजर नहीं आई। पुलिस ने इस मामले में 26 लोगों को अब तक हिरासत में लिया और जिनसे पुलिस फिलहाल पूछताछ में जुटी हुई है। पुलिस के मुताबिक उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट को वायरल करने वाले आदमी की पहचान कर ली और उसी पोस्ट की वजह से अकोला में हिंसा फैली और शहर के कई इलाके जल उठे। घरों के बाहर खड़ी हुई जली हुई गाड़ियां और मोटरसाइकिल गवाही देती हैं कि एक रात पहले यहां कितना भयावह मंजर रहा होगा। इस हिंसा में 8 लोग घायल बताए गए, जिसमें 2 पुलिस वाले भी शामिल हैं। जानकारी मिली कि धार्मिक भावनाएं भड़काने के मामले में यहां हिंसा फैली। हालांकि पुलिस के मुताबिक अब हालात काबू में हैं। पूरी परिस्थिति कंट्रोल में है। हिंसा के बाद से ही पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। लोगों की पूरी रात डर के साए में गुजरी। पुलिस इस मामले में मुकदमा दर्ज कर 26 लोगों को अब तक हिरासत में ले चुकी है। उधर गुजरात के बोटाद में नदी में डूबने से 5 लड़कों की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक 2 लड़के अपने रिश्तेदार के साथ नदी में नहाने के लिए गए थे और नदी में नहाते वक्त वो अचानक डूबने लगे। उनके रिश्तेदार ने जब मदद के लिए शोर मचाया तो उन्हें बचाने 3 लड़के फौरन वहां पहुंच गए, जिनकी भी नदी में डूबने से मौत हो गई। उसको बचाने के लिए पड़े थे तो उनकी भी ड्राउनिंग की वजह से डेथ हुई है। नदी में 5 लड़कों के डूबने की खबर मिलते ही पुलिस की एक टीम फौरन घटना वाली जगह पहुंची, जिन्होंने उन लड़कों के शवों को नदी से बाहर निकाला। जिन 5 लड़कों के डूबने से मौत हुई उनकी उम्र 16 से 17 साल बताई गई। बखमुत के एक हिस्से पर कब्जा करने का दावा कर दिया गया है और बताया ये भी गया कि यूक्रेन की सेना बखमुत में एक हफ्ते में 2 किलोमीटर आगे बढ़ गई और रूस की सेना को बखमुत में आगे बढ़ने से रोक दिया। यूक्रेन के उप रक्षा मंत्री ने बखमुत में रूस की सेना को नुकसान पहुंचाने का दावा भी किया। यूक्रेन रूस के बीच पिछले 15 महीनों से जंग चल रही है और दावा है कि रूस ने यूक्रेन की 18% जमीन पर कब्जा जमा लिया है और कई बड़े शहर यूक्रेन के हाथ से निकल गए, जिसमें डोनेट्स्क, लुहांस्क, जापोरिजिया, मारियोपोल और बखमुत भी शामिल है। लेकिन अब यूक्रेन ने रूस को इन इलाकों में पलटवार की बात कही, जिसे रूस ने नकार दिया। उधर यूक्रेन ने बखमुत में रूस की सेना को रोकने का दावा किया तो खबर ये भी है कि रूस ने बखमुत में एक बार फिर से यूक्रेन के ठिकानों पर हमले तेज कर दिए। रूस के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि पिछले 24 घंटे में यूक्रेन के कई सैन्य ठिकानों को तबाह कर दिया गया, जिसका रक्षा मंत्रालय ने वीडियो भी जारी किया, जिसमें रूस के टैंक दुश्मनों पर गरजते दिखे तो वहीं एयरक्राफ्ट दुश्मनों के ठिकानों पर बम बरसाते दिखे। रूस ने दावा किया कि पिछले 24 घंटे में यूक्रेन के कुपियांस्क, बंडमान और पश्चिमी बखमुत में सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया और एक दिन में 95 किलोमीटर से ज्यादा के इलाके में दोनों सेनाओं ने एक दूसरे को निशाना बनाया। रूसी रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि दुश्मन के हमलों को रूस की सेना रोकने में कामयाब रही, जिससे वो रूस के बॉर्डर में घुसने में नाकाम रहे। उधर रूस से युद्ध के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की इटली पहुंच गए और वहां पर उन्होंने वेटिकन सिटी में पोप फ्रांसिस से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने पोप को बुलेट प्रूफ टी-शर्ट भी गिफ्ट की। उनकी और पोप की मुलाकात करीब 40 मिनट तक चली। युद्ध शुरू होने के बाद जेलेंस्की पहली बार रोम के दौरे पर पहुंचे हैं, लेकिन इसी बीच कई बार फोन पर दोनों की बात हुई। पोप फ्रांसिस युद्ध खत्म कराने वाले एक शांति मिशन में भी शामिल रहे और 30 अप्रैल को हंगरी की यात्रा से लौटते वक्त फ्रांसिस ने कहा था, अभी एक मिशन है लेकिन वो सार्वजनिक नहीं है, जब ये सार्वजनिक होगा तो मैं इसका पर्दाफाश करूंगा। उनका ये बयान रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध को समाप्त कराने के बारे में था।
उधर इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जारी जंग और भी ज्यादा भड़क गई। इजराइल ने दावा किया कि उसने गाजा पट्टी में आतंकी संगठन के 6 ठिकानों को तबाह कर दिया।